नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दो राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, नाक का सवाल है। लेकिन दोनों ही जगह जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो छुपे हुए नहीं है। और जम्मू कश्मीर में आज 26 सीटों पर और वोटिंग हो गया है। दूसरे चरण की आज वोटिंग वहां हुई है और पहले चरण में 24 सीटों पर वोट डल चुके थे ना। कुल मिलाकर 50 सीटें, 90 में से जो 50 सीटें हैं, वहां के जो उम्मीदवार या जो राजनीतिक दल हैं, उनके भविष्य ईवीएम में कैद हो चुके हैं। इधर हरियाणा में बड़ा रोचक सी स्थिति बनी हुई थी और वहां भी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो कतई नजर नहीं आ रही, दूर दूर तक नहीं आ रही। ये साफ निकल कर आता रहा है कि यहाँ बहुत ज्यादा और भारी नुकसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को संभावित है। जितने चाहे वो पूर्व आकलन जो आते हैं वो हो या जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, वहां से यही निकल रहा है कि बुरे हालात हैं। और जो फंसी तो है बीजेपी, लेकिन फंसने के साथ साथ जो उसके अपने दल से सेल्फ गोल जो होने की एक प्रक्रिया इस बार बहुत ज्यादा चल रही है, हो रही है। ये चीज तो लोकसभा चुनाव 2024 में भी हमें दिखा था कि जो बौखलाहट या जो एक बेपटरी होता है मामला, वैसा कुछ तब भी था। और अब तो चूंकि ये ऐसे चुनाव है दोनों, ये आने वाले जो दौर है उसमें दिशा और दशा क्या होने वाली है देश की भी, और जो इसके बाद कुछ और राज्य है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, या फिर दिल्ली है, उसके बाद उसी साल में बिहार है, और भी राज्यों के चुनाव है, कुछ उपचुनाव है। सब मिला जुला कर दशा दिशा की बात है। इन दो चुनाव के जो नतीजे हैं आने हैं। अब हरियाणा में कुछ 9 दिन का वक्त बचा है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 8 तारीख को फिर मतगणना होनी है। जो ईवीएम के भविष्य जो कैद है उसके मुख खुलेंगे और नतीजे सामने आ जाएंगे। तो बात ये करेंगे कि जिस तरीके से सेल्फ गोल की जो एक प्रक्रिया रही है, सिलसिला रहा है, हरियाणा में बहुत सारे 10 साल का जो राज रहा है उसको लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है वो परेशान किए हुए है, या जो केंद्र की विफलता है उसको पूछा जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, या किसानों का जो मसला मुद्दा है, अग्निवीर है, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे। और किसानों का जो मसला है, वो 3 जो काले कानून जिसे कहा गया था, संज्ञा दी गई थी, उसे लेकर कहीं एक फाउल हुआ। और किया किसने? वो कंगना रनौत वे कर बैठी। और फिर आज उन्होंने सुबह यू टर्न मार लिया। उसमें कहीं जो क्षमा याचना एक टाइप की स्थिति बनी। लेकिन जो आज निगाह या नजर थी वो प्रधानमंत्री के हरियाणा के दौरे पर थी कि प्रधानमंत्री आज हरियाणा जा रहे हैं, वहां चुनावी सभा है उनकी। तो क्या कुछ वो जो एक डैमेज हुआ है, कैसे कंट्रोल करेंगे? लेकिन जो कुछ वहां हुआ, जो सभा हुई उनकी, तो वहां तो ये निकल कर आया कि वे स्वयं ही कुछ एक फाउल करते नजर आए। वो डैमेज को कंट्रोल करने के बजाय जो कुछ उन्होंने वहां कहा, जो बातें हुई उनकी ओर से की गई, उसमें ये ज्यादा निकल कर आया कि अब ज्यादा बड़ा डैमेज वो कर बैठे। क्योंकि कांग्रेस के एक बिल्कुल फेवर में माहौल है और साथ साथ चुनाव जनता लड़ रही है। बहुत क्लियर है इस बार कि कम से कम हरियाणा में तो कोई बहुत ठीक है, कांग्रेस के लिए हवा बह रही है, एक उसके पक्ष में दिखती है, लेकिन चुनाव जनता लड़ रही है, जनता सवाल कर रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री की ओर से फाउल हो जाए, जिनको की डैमेज को कंट्रोल करना था, तो अब कहा यही जा रहा है कि ये तो कूड़ में खाद जैसा हो गया है। तो जो ओवरऑल हालात है, चाहे वो जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात हो, हरियाणा की बात हो, या इसके जो नतीजों के संदर्भ में आगे की राजनीति को देखा जाए, कुछ चुनाव और होना है, और सारा कुछ जो स्थिति है, इन सब पर आज हम अपनी डिबेट करने जा रहे हैं। डिबेट में चलेंगे, हमारा जो मैं पैनल है उससे कहूंगा कि हमारे जो आज के मेहमान उनको जोड़ दिया जाए। जुड़ गए हैं हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप श्रीवास्तव साहब, जुड़े हैं दिनेश कुंवर साहब, जुड़ गए हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, और विनय ठाकुर जी जुड़ गए हैं। कुछ और भी मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। तो शुरुआत में पहले कह दूं कि आप सबको सुनते हैं, आप लोगों को बड़ा दीर्घ अनुभव आप लोगों का है, लंबा एक काल जर्नलिज्म का, और साथ साथ आप देश दुनिया पर निगाह रखना, नजर रखना, और जो घटनाक्रम है उसको बहुत बारीकी से आप लोग ऑब्जर्व करते हैं और अपनी जो व्यू है पेश करते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं और शानदार और बेबाक बोलते हैं। आपका बहुत स्वागत। शुरुआत में करूंगा प्रदीप सर, आपसे करना चाहूंगा। हरियाणा में शायद आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने जो वहां जो भाषण उनका हुआ, खासकर ये निगाह नजर थी कि जो कुछ हुआ है, कल जो हुआ था कंगना रनौत की ओर से, तो शायद कुछ
बैलेंस होगा, कुछ संदेश देने का प्रयास होगा, लेकिन दिखने में ये आया कि वहां तो कुछ प्रधानमंत्री जी जिस तरीके का वो हुआ, उनका भाषण हुआ। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु कुमार जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। तो जो दामाद और जो उन्होंने दलाल दामाद जो एक फ्रेज यूज किया, और छुपा नहीं है, हरियाणा तो इसलिए बदनाम है 10 साल का जो कार्यकाल राज है कि भारी भ्रष्टाचार देश की जनता ने स्टेट की जो वहां की जनता है हरियाणा की, उसने झेला है, और देश में भी इस तरीके के ब्लेम्स होते रहे हैं। तो क्या कुछ आप इस पे कहिएगा, ये क्या है? ये सेल्फ गोल की हम बात करते हैं या हम डैमेज को कंट्रोल करने की बात करते हैं, और जो मुखिया है जिसे सुधारना चाहिए वो स्वयं ही कर जाए? आपकी प्रतिक्रिया प्रदीप मैं सर। मैं एक बार फिर कहूंगा कि जो मैं कहता आ रहा हूं कि बीजेपी को पॉलिटिकल पार्टी में मानता ही नहीं, इसलिए पॉलिटिकली जो है वो कभी भी जो भी अब उनका हाइप था तो वो चढ़ते चले गए। आप देखिए उन्होंने किसी नीतिगत योजना के तहत लड़ी तो थी, लेकिन कोई ऐसे प्लानिंग, कोई ऐसे एजेंडा से वो पावर में कहीं भी नहीं आया। एकमात्र हिंदुत्व को छोड़ के, देशभक्ति राष्ट्रभक्त को छोड़ के जनता के पास अब जाते हैं तो भावनात्मक ढंग से खेल चुके हैं। लेकिन जब आपको अपना हिसाब किताब देना होता है तो आपके पास कुछ बताने के लिए है नहीं। प्रधानमंत्री तो यहां तक कहा कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे जो है वो भाजपा जीत की तरफ बढ़ रही है। मतलब चुनाव नजदीक आने के पहले आप मान चुके थे कि आप हार पे थे, अब आप बूस्टअप कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं की, हम जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे पूरे भाषण में कहीं भी अपनी उपलब्धियां नहीं थी, केवल आप गाली दे रहे हैं, केवल आप भ्रष्टाचार, देशद्रोही और ये सब बना रहे हैं, पाकिस्तान तक चले गए और हर जगह चले गए। एक प्रधानमंत्री जो स्टार प्रचारक होता है रैली में, उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई भी एक अच्छा वक्ता जो है या अच्छा प्रचारक होगा, रैली में जनता को संबोधित करेगा, वो बांधने की कोशिश करेगा, तो वो अपने कुव्वत से, अपने उपलब्धियों से और भविष्य में हम क्या देंगे इसको लेके बांध सकता है वो। या कभी कभी आप अपनी गलतियों को माफी भी मांग लेते हैं, भाई चलो गलत हुआ, ये ये ऐसा हो गया था। लेकिन आप जनता को बेवकूफ समझे हुए हैं। अभी भी आप दामाद, भ्रष्टाचार, परिवार, अरे ये सब हो चुका है। गंगा कितना बह चुकी है उसके बाद। और जो आपने पूरा लोकसभा में ये सब फैला, उसका रिजल्ट भी देख लिया आपने। और स्टेट कर्नाटक से लेके और कर्नाटक में भी आपने परिवारवाद ये सारा चलाया था, वहां का भी रिजल्ट देख लिया। इसलिए कि आपके पास कुछ है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं कि आप उसको लेके वो बढ़े। कंगना रनावत जैसे कई हैं जो रह रहे के बीच में बोल देते हैं और ये करते हैं। कंगना रनावत चूंकि अभी नई नहीं है, इसलिए उनका वो थोड़ा चाहती है, मतलब एक्सपोजर चाहती हैं या लाइमलाइट में आना चाहती है, लेकिन पॉलिटिकल तो है नहीं वो। तो आप पॉलिटिकली बयान देंगी। जैसे नहीं होता है कि जब तक बोले ना तब तक आप कोयल कौवा में पहचान नहीं कर सकते। बोलते ही आपके समझ में आ जाएगा कि कोयल कौन है, कौवा कौन है। तो इनको लाख बना किया जाता है कि आप बोलिए नहीं ना तो आप पॉलिटिकल, मतलब ये पता चल जाएगा आप पॉलिटिकल कितना है। लेकिन ये मान नहीं रही है। देखिए आप अहिरवार से लेके आप बागड़ ओवर कहीं भी चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, कांग्रेस इस समय हाइप पे है। और आप एकदम सही कह रहे हैं, ये हाइप कांग्रेस अपने संगठन, प्रचार उससे नहीं है, जनता हाइप पे। जब जनता एक साथ जुटती है, आप 89, 77, 96 50 उदाहरण देख लीजिए। जनता के बीच जब बात पहुंचती है, जनता जब इलेक्शन अपने हाथ में ले लेती है, तो आप तमाम उपाय कर ले। हाँ, हमको एक चीज का अभी भी खतरा है ना, तो हम मानते हैं कि बीजेपी हार चुकी है, वो इलेक्शन कमीशन का खतरा है जो हम लोग के दिमाग में बैठ गया पिछले 5-10 साल से। उसको लेके थोड़ा सा डाउट पैदा होता है। वरना इस वस्तुस्थिति ये है, अब ये देखिए ये केजरीवाल साहब आए, संघ प्रमुख को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मोदी को हटाइए। मतलब ये क्यों आए हैं, मायावती क्यों आई है, ये सब बीजेपी की स्ट्रेटजी के तहत है। ये तो अब ओपन फैक्ट है, तो इसमें कोई वो नहीं है। ये कह रहे केजरीवाल की साहब, हम आज तक कभी ऐसा हुआ कि कोई चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे के आया हो इलेक्शन प्रचार करने के लिए? अरे भाई, आज तक तो ये भी नहीं हुआ कि कोई चीफ मिनिस्टर जो है जेल में गया हो। आज तक तो ये भी नहीं हुआ किसी चीफ मिनिस्टर पर रिस्ट्रिक्शन लगे हो कि आप किसी फाइल पर दस्तखत न करेंगे।
तो आप तो इसलिए इस्तीफा दिए कि आपको सारे हाथ पांव बांध के, जैसे 36 प्रकार के व्यंजन आपके सामने रख दे और हाथ पांव बांध दे, अब आप खाइए कैसे? तो आपको आपने छोड़ दिया। लेकिन मीडिया को भी देखिए, मीडिया जो उछाल रही है वो कांग्रेस से ज्यादा कहीं वो आपको और केजरीवाल को, उनकी रैलियों को, उनको वो महत्व दे रही है। कांग्रेस में एक थोड़ा सा बीच में आया था जिसको सॉल्व कर रहे हैं लोगों ने, क्योंकि दलित वोट वहां बहुत थे हरियाणा में। शैलजा, कुमारी शैलजा को लेके जो विवाद उठा था, नाराज थी। वो भी ठंडा पड़ गया, उसमें भी वो हवा निकाल दी, खुश शैलजा ने निकाल दी उसकी हवा। नहीं नहीं, और उसको लेके भी उड़ गया कि बीजेपी में जा रही हैं, उसको लेके भी ये हाइप बनाया गया अपने तथाकथित मीडिया ने कि वो बीजेपी में जाने। शैलजा ने क्लियर कर दिया आज कि भाई हम कांग्रेसी हैं शुरू से, बीजेपी में जाने का। उधर जो वीरेंद्र सिंह आ गए हैं, सुरजेवाला वीरेंद्र का वो जो बागड़ है, कौन सा इलाका है वहां सारे थे। तो कुल मिला के आप पार्टी वाइज भी कहिएगा, एकता वाइज भी कहिएगा, संगठन वाइज भी कहिएगा, तो इस समय कांग्रेस बहुत भारी है बीजेपी को। आज मनोहर खट्टर का आपने सुना कि किसी युवक को डांट दिया उन्होंने पूरी बीच सभा में और कहा इसको गिरफ्तार करो। मोदी का भाषण, ये सब उनकी बेचैनी, उन लोग का जो है एक तरह से फ्रस्ट्रेशन जो है वो बाहर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब आप जो करेंगे, जब हताशा में निराशा में रहते हैं तो आप जो करते हैं, एक समय ऐसा आता है संजीव, एक समय ऐसा आता है जब हाइप पे रहते हैं, आपका गुड्डी, जिसको कहते हैं गुड्डी चढ़ी हुई है, तो आप कुछ भी कहेंगे तो वो आपके कैप पे एक फेदर की तरह लग जाएगा। लेकिन मोदी जी नहीं समझ रहे कि अब आप खत्म हो रहे हैं, जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, खट की ओर जा रहे हैं। अब आपको बड़ी सावधानी और बहुत ही एहतियात से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी छवि अब वो नहीं रहेगी 56 इंच कहना का, कुछ भी आप कह दे, गाय बकरी को खिला दे, हिरन को खिलाते रहे, फोटो खींचते रहे तो लोग ताली बजाएंगे। जी बिल्कुल 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 ठीक कहा। मैं रविंद्र सिंह शौरण जी जुड़ गए। मैं पहले उन्हीं के पास जाने की इच्छा रखता था कि हरियाणा में गर्म माज सबसे ज्यादा कुछ है तो हरियाणा ज्यादा गर्म है, और ग्राउंड पे है रविंद्र जी, और रविंद्र जी के जो विश्लेषण या जो उनकी वहां से सूचनाएं निकल रही हैं, देश उसको बड़े गंभीरता से सुनता है। हम सभी को सुनता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सुनता है, लेकिन वहां से ग्राउंड पर बैठ के चीजों को रिपोर्ट करने में थोड़ा ज्यादा लोगों को चीजें और इन डेप्थ मिलती है, और रविंद्र जी बड़ा बारीकी के साथ चीजों करते हैं। रविंद्र सर, ये बताइएगा कि जो प्रधानमंत्री जी का दौरा आज का था, मैंने अभी यही प्रदीप जी से शुरुआत करी, आप थोड़ा जुड़ने में लेट हुए, तो माना यह जा रहा था कि जो कुछ हुआ है, अब डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ तो हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ तो जो हो सकता है, आप मुखिया होने के नाते, आप परिवार के ऐसे सदस्य रहे हैं जिसकी एक दौर था, लेकिन अब वो दौर धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसा प्रदीप जी ने कहा। फिर भी जो कुछ हो सकता था करते, लेकिन वहां तो कंगना से ज्यादा फाउल ऐसा लगा आपने कर दिया, या आपके तरफ से कुछ ऐसी बड़ी चीजें हो गई जो शायद डैमेज अब ज्यादा करेंगी। कैसे आप उनके जो ओवरऑल जो आज का था, आपने पिछले भी हमने जब उन्होंने दौरा किया था तब भी हमने बात की थी, और आज सहयोगवश हम चर्चा कर रहे हैं तो तब भी आज प्रधानमंत्री हरियाणा में थे। क्या आपको आपका जो विश्लेषण आकलन क्या कहता है कि ये डैमेज को कंट्रोल करने की बजाय कुछ ज्यादा डैमेज हो गया, कि ज्यादा कुछ कर बैठे, गलतियां ज्यादा हो गई जो अब शायद भरपाई संभव नहीं है? 8-9 दिन बचे हैं, 9 दिन बाद वहां वोट पड़ना है। क्या आपकी प्रतिक्रिया सर? जी नमस्कार संजय जी, सबको नमस्कार, और देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ सर। नहीं नहीं कनेक्शन नहीं, का कोई थोड़ा कोई सा कोई मसला है, जी ट्रैफिक का और कनेक्शन का, जी हर जी जगह कनेक्टिविटी होती नहीं है। जी तो देखिए, प्रधानमंत्री आज हरियाणा में आए थे, ये बात हम लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। क्या बात है। उनकी रैली जो थी उसमें बहुत डिसमल परफॉर्मेंस रही। उनकी रैली में पिछली बार 5,000 थे, इस बार उन्होंने बहुत जोर लगाया तो 10-12 हजार लोग इकट्ठे हुए और गोहाना में रैली की थी। रैली करने का जो स्थान चुना गया था वो 2 अलग-अलग स्थानों के बाद तीसरा चयन किया गया। 2 अलग-अलग विधानसभाओं के बाद तीसरे विधानसभा का चयनित किया गया कि अब कम से कम यहाँ विधानसभा में, इसमें चुनाव में इस रैली कर लेते हैं ताकि कम से कम कहीं कुछ तो नफरी हमको मिले। लेकिन वो रैली भीड़ के लिहाज से एक फ्लॉप रैली की कैटेगरी में शामिल होगी। उसके मुकाबले में जो दूसरी रैली आज हरियाणा में थी, जिसमें आईएनएलडी और बीएसपी की साझा रैली थी चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर, उसमें उससे कहीं ज्यादा भीड़ थी, कहीं ज्यादा उत्साहित लोग थे, और पूरे हरियाणा से जैसे इस तरह से लग रहा था कि असली विपक्ष जो है वो आईएनएलडी है और बीजेपी जो है वो कहीं तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। इस रैली के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह का उत्साह का संचार होना चाहिए था, जिस तरह की भीड़ उसमें आनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री वहां पर नारे लगा रहे थे और लोग बिल्कुल ऐसे पंखा हल रहे थे।
कोई कोई उत्साह नहीं था, ज़ील या एंथुसियाज्म जो पीएम की रैलीज में हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल। इसकी आदत हमको पड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री जब एक बार हाथ उठाएंगे तो हजारों लोगों के हाथ उठ जाएंगे। वो हाथ नहीं उठ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं। उस तरह की ये रैली का माहौल था, इस तरह का मंजर था। तो इस तरह का जो नीरसता का माहौल देखा लोगों में, बिल्कुल उनके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं था कि पीएम आए हैं तो लोग सुनने के लिए जाएं। कोई उस इलाके, वो जो शहर है, उस शहर में कोई असर नहीं पड़ा। सिक्योरिटी का जरूर असर पड़ा कि भाई सिक्योरिटी रहती है तो एक प्रोटोकॉल है, उस इलाके के सब रास्ते बंद होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इस इलेक्शन में कहीं कोई बस क्रिएट नहीं हुआ। और ये 22 विधानसभाओं की रैली थी। 22 विधानसभाओं से संजीव जी 1-1 हजार लोग भी अगर आ जाते तो संख्या कितनी हो जाती? 22,000। 500 आ जाते तो भी 11,000 हो जाती सर, लेकिन हालत उससे भी खराब है। इतने लोग भी नहीं पहुंचे 22 विधानसभाओं से। तो आप देखिए, और दूसरा फिर प्रधानमंत्री का जो भाषण था, उस भाषण में तो नयापन कुछ भी नहीं है। जो 10 बरस से हम लोग सुन रहे हैं वही कार्बन कॉपी उसकी दोबारा उन्होंने रिपीट कर दी। उन्होंने जो बातें बोली वो हमने हो सकता है आपने पहले चला भी दिया हो, वही रिपीट उन्होंने किया। उन्होंने दलाल 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 और दामाद, दामाद और दलाल, और ये नया क्या? बातें पहले भी आपने किया क्यों नहीं? एक्शन क्यों नहीं किया? 10 साल से आप सत्ता में वहां बैठे हुए हैं, केंद्र में आप सत्ता में हैं। अब इन बातों का क्या मीनिंग? और फिर जो प्रियंका गांधी का जो कल का शो था, वो इससे हिट माना गया कि इससे हिट शो था, और उन्होंने जो बातें कही बड़ी लॉजिकली, और वो बातें की जो जनता चाहती कि ऐसा किया जाए, वो सारी बातें थी। बिल्कुल। और कल जो संजीव जी, कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में, एक ने वीडियो भेजा, एक ने ट्वीट किया, वो हमको देखिए वो समझने की जरूरत है कि उनकी पहली रैली जो होने वाली है राहुल गांधी की, वो होगी असंध में। असंध विधानसभा क्षेत्र जो है वो करनाल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और वो हिस्सा वो है जहां पर शैलजा के सबसे करीबी व्यक्ति खड़े हैं चुनाव में। तो एक तो पहला संदेश हरियाणा के लोगों को चला गया कि राहुल गांधी शैलजा के सबसे नजदीकी व्यक्ति के साथ चुनाव प्रचार करेंगे, वहां पर शैलजा रहेंगी। पहला संदेश सीधा चला गया। दूसरी रैली है रामनिवास घोड़ीला, जो ओबीसी नेता है, उनके यहां पर करेंगे, हुड्डा के करीबी हैं। दोनों को संतुलन कर लिया। और जो मुद्दा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कल उठाया है डंकी का, अब देखिए डंकी कितना बड़ा मुद्दा हरियाणा में है। हमारी क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत है कि समय सीमित रहता है तो हम लोग चर्चा नहीं कर पाते नेशनल मीडिया में। हरियाणा, शायद आप लोग क्योंकि हरियाणा से सीधा संबंध नहीं रखते तो आपके लिए भी ये बात नहीं होगी। हरियाणा का करनाल जो इलाका है संजीव जी, वो नया जलंधर बन गया है। मतलब कबूतरबाजी का सबसे बड़ा अड्डा नॉर्थ इंडिया का बन गया है। वहां के बच्चे विदेश जाने के लिए अपने घर बार, धन दौलत, जमीन जायदाद सब बेचने के लिए तैयार है। 10वीं क्लास के बाद के यहाँ पर बच्चों को इस बात का एहसास नहीं है कि पढ़ाई में 11वीं होती है। उनको पता है कि पढ़ाई में आईलेट्स होता है, आईलेट्स करो विदेश चले जाओ। उनको पढ़ाई इस बात की कराई जाती है 10 क्लास पढ़ लो और उसके बाद अंग्रेजी की शिक्षा लेके आपको जाना है विदेश। अगर बच्चा पढ़ाई में ठीक है तो उसका दाखिला कहीं हो गया तो वो चला गया, अगर नहीं हुआ तो भी चला गया। चाहे उसको सीरिया जाना पड़े, यूक्रेन जाना पड़े, उसको इजराइल की सेना में भर्ती होना पड़े, या फिर सर उसको इराक जाना पड़े। जब युद्ध का मैदान चल रहा था तब याद कीजिए आप, सुषमा स्वराज उस टाइम पे देश की मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी। उस वक्त 31 हिंदुस्तानियों की लाशें आई थी। और वो लोग कौन से इलाके थे? पंजाब और हरियाणा के अधिकतर बच्चे यहां के रहने वाले थे। वो लोग कहां पर गए थे सर? उनको आईएसआईएस ने कत्ल किया था। और वो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान जो युद्ध के मैदान बने हैं वहां पर उन इलाकों में जाके मजदूरी कर रहे थे। वो स्थिति हरियाणा में आज बन गई है कि डंकी के रास्ते बच्चे जब जाते हैं तो उनको वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, अपने परिवार के साथ मिल नहीं सकते। और इसी वजह से आज हरियाणा में इतना ज्यादा मशरूमिंग ग्रोथ हो रही है इमिग्रेशन एजेंट्स की, और उसमें भी कितना बड़ा फ्रॉड है वो हमको सबको पता है, कबूतरबाजी के रास्ते। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया था और उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो कम से कम उस पर तो कुछ बोलेंगे। पीएम उस पर बिल्कुल खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। और सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है हरियाणा में रोजगार का, तो सीएमआई की डाटा है 37% जो डेटा है, 37% हरियाणा के लोग बेरोजगार हैं। अगर पूरे देश का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो इतनी भयंकर आपदा बेरोजगारी की कहीं दिखेगी नहीं आपको। वो हरियाणा का आज हालत है। हरियाणा में हम लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हम लोग तो शहर में रहते हैं। आज खट्टर की सरकार ने शहर और गांव को एक जैसा बना दिया।
जैसे ही आप सड़क से हाईवे से नीचे उतरेंगे, आपका स्वागत टूटी फूटी गड्ढे वाली सड़क से होगा, चाहे आप गांव में घुस जाइए चाहे शहर में घुस जाइए। सिविल एमिनिटीज के नाम पर एक शहर ऐसा नहीं है संजीव जी जिसमें आपको पानी खड़ा ना मिले। शहरों की हालत यह है कि उनमें 10-10 दिन हो गए बारिश खत्म हुए, लेकिन पानी आज तक सूखा नहीं है। यह हालत शहरों की है। जो गांव का इलाका है, गांव के इलाके में घग्गर हमारी नदी बहती है, घग्गर नदी के नजदीक जो रहने वाले लोग हैं, उस नदी में समझिए जहर बह रहा है, केमिकल युक्त पानी बह रहा है। वहां पर लोग कैंसर के पीड़ित हो गए हैं, कैंसर से मर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। 13 जिले, 22 में से 13 जिले नशे में प्रभावित हैं, और ये तो नारकोटिक्स ब्यूरो की रिपोर्ट है, सरकार के आंकड़े हैं। अगर आप वैसे घूमने के लिए जाएंगे, पर्सनल, अगर प्राइवेटली आप उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो मुझे लगता है 22 में से 22 जिले मिलेंगे आपको। ये तो 13 तो सरकारी आंकड़ा है, 13 जिलों में नशे से भयंकर प्रभावित है। ये हमारे हरियाणा की आज हालत हो गई है 10 बरस के बाद। हरियाणा जो स्टेट आमतौर पर शांत प्रदेश माना जाता था, आज मैं हिसार में बैठा हूं सर। हिसार के इलाके में पिछले 2 महीने 3 महीने से ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया जब या तो किसी का मर्डर नहीं हो गया हो या किसी को किसी कारोबारी से फिरौती ना मांग ली गई हो। हरियाणा स्टेट, देखिए सर संजीव जी, हरियाणा उस तरह का राज्य नहीं है कि यहां पर बाहुबलियों को पनपने दिया जाए। यहां पर बाहुबली नहीं होते हैं। यहां पर कोई बाहुबली चुनाव मैदान में किसी को डरा धमका के वोट नहीं मांग सकता। लेकिन आज कारोबारी डरे पड़े हैं। उनको इस बात के लिए इल्म है कि है कि हम धंधा कर रहे हैं तो हमको कोई बचाने के लिए आएगा। और ये तो कुछ एक केसेस हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। सैकड़ों मामले तो ऐसे हैं जो चुपचाप रैंसम देके के अपनी जान बचा रहे हैं। ये हालत हरियाणा की हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली कोलैप्स कर गया, सिविल एमिनिटीज कोलैप्स कर गई। सरकार योजनाएं लेके आई और योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन तो कर दिया, लेकिन उनके फीडबैक रिड्रेसल के लिए कोई साधन ही नहीं है। लोग जब परेशान होते हैं, अगर 100 लोगों ने प्रॉपर्टी आईडी स्कीम बनाई हरियाणा सरकार ने, प्रॉपर्टी आईडी की, फैमिली आईडी की, 2 अलग अलग स्कीमें हैं, और अगर 100 लोगों ने ये प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी बनवाई है, तो 100 में से 70 लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं सर कि हमारी तो मैं रवीन जी वही तो पूछ रहा हूँ कि ये तो जो चीजें बातें आज प्रधानमंत्री ने कही, उससे फायदे की जगह नुकसान ज्यादा है, अगर हम उसको एक लाइन में बात करें। और देखिए, हम लोगों को इंतजार था कि कंगना रनौत ने जिस तरह का बयान दिया है, उस बयान पर प्रधानमंत्री कम से कम कोई लीपापोती तो करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से उस पर कुछ नहीं कहा गया। अब देखिए, पहले अगर कंगना रनौत कुछ बोलती तो हम लोग उस पर शायद विचार ना करते, लेकिन कंगना रनौत लॉ मेकर हैं सर, और उन्होंने कानून बनाने की बात की है। हिंदुस्तान में लॉ बनाने का अधिकार केवल 543 सदस्यों को है और 250 लोग राज्यसभा के, उसके अलावा किसी को अधिकार नहीं है। केवल वो लोग कानून बना सकते हैं, और कानून बनाने वाला व्यक्ति कहता है कि हमको ऐसा कानून बनाना चाहिए जो काले कानून बोल के हिंदुस्तान की सरकार ने वापस ले लिए। तो उस पर सरकार की तरफ से कम एक टिप्पणी तो आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आई। हम लोग किसी नेता की बात नहीं कर रहे, वो कोई प्रवक्ता नहीं है पार्टी की, वो कोई हीरोइन नहीं है, वो कोई पार्टी की सिंपैथाइजर नहीं है, कानून बनाने वाली हैं। केवल हिंदुस्तान के संविधान ने इस मुल्क में 750 लोगों को इख्तियार दिया है, उनमें से एक वो हैं। वो कह रही है कानून बनाना चाहिए, और प्रधानमंत्री उस पर खामोश हैं। इससे ज्यादा हरियाणा के लोगों के लिए और क्या चिंता की बात होगी कि हरियाणा के अलावा प्रधानमंत्री ने सारी बातें बोल दी। जिन मसलों से रोज लोग दो चार हो रहे हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, और अपना भाषण देके जो लिखा हुआ था वो पढ़ के चले गए। भीड़ वहां पर परेशान थी। जब भाषण खत्म होने से पहले लोग कुर्सियां छोड़ छोड़ के जाने लगे थे, और जिस तरह की रैली थी, मेरे हिसाब से तो वो एक फ्लॉप रैली की कैटेगरी में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा भी आपका लौटूंगा। मैं एक टिप्पणी देता हूँ दिनेश जी से लेता हूँ। दिनेश कुंवर साहब, दिनेश जी, आपको तो पीड़ा होती होगी, आप ही का राज्य है जहां से, खैर वो विषय चर्चा के लायक नहीं है, लेकिन जो भी बात कही रवीन जी ने, अल्टीमेटली जो ये आपने जो बोया है वही हम बार बार बात करते हैं। कई बार मैं उदाहरण देता हूं कि अब बबूल बोइएगा तो आम तो उगेगा नहीं। अब वो जो कांटे ही होंगे और कांटे होंगे तो चुभेंगे भी, वही कुछ दौर चल रहा है। और अब ऐसा चुभ रहा है कि आप कुछ उस पर बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, जवाब भी नहीं है आपके पास। आपकी टिप्पणी अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट नहीं, अनम्यूट, हाँ अनम्यूट होगा। तो पहले तो मेरा सबको प्रणाम। और ये मुद्दा बड़ा गंभीर है।
मसला ये है कि हमारे, जैसे सर ने कहा कि लॉ मेकर्स ही हमारे लॉ ब्रेकर्स बन जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। ये बहुत एक कठिन, बहुत दुखद पहलू है। और उससे ज्यादा दुखद पहलू ये है कि हिमाचल जैसे शांत प्रिय प्रदेश है, जहां संस्कार और सभ्यता की बात होती है और धर्म और निष्ठाओं की बात होती है, यहाँ से उठकर अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज और इस तरह की बात करे तो यहाँ का जो समाज है वो उस पर भी उंगली उठती है। तो इसलिए हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको ये बहुत जरूरी है समझना कि आप नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पर जब भी अपनी जुबान खोलें तो कम से कम इस चीज का लिहाज रखें कि वो किस देवभूमि से आते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी पहलू है। दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि किसान आंदोलन हुआ, मैं उनको शहीद बोलता हूं, जो लगभग 700-750 किसान उस दौरान बेचारे अपने परिवार छोड़कर गए। और उस पीड़ा को ना तो हमारे प्रधानमंत्री समझ पाए और ना ही शायद हम, उनकी जो फौज है आगे, उनके जो समर्थक हैं जिनमें हमारी कंगना भी आती है, उसके जहन में भी शायद ये चीज नहीं होगी। खैर उनका, कंगना जी का तो मैं हैरत इस बात पर भी हो जाती है कई बार कि उनका हिंदुस्तान ही आजाद 2014 में हुआ है, तो इसलिए उनके जितना उनका ज्ञान है वो उसके अनुसार बात करती हैं। आज उन्होंने माफी मांगने का काम किया है, जरूर माफी भी उन्होंने इस तरह से नहीं मांगी है कि मैंने जो कहा वो गलत है। उन्होंने ये कहा है कि मैं जो कह रही हूं उसे मेरी पार्टी का विचार ना समझा जाए, वो मेरा निजी विचार है। तो इसलिए और अगर इससे किसी पक्ष को इससे आघात पहुंचा है तो मैं उसके लिए अपना खेद व्यक्त करती हूँ। खेद व्यक्त किया है उन्होंने, माफी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि मुझे माफ किया जाए और आई अपोलोजी फॉर माय दिस एक्ट एंड कंडक्ट। अब मसला ये आ जाता है कि इस तरह के प्रवचन जो आ रहे हैं इनका असर हरियाणा और दूसरी जगह क्या होने वाला है। अभी हरियाणा इलेक्शन में है, फिर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे आने वाले दिनों में, तो वो सब चीजें जो हैं उनका रिपरकशन क्या है, पार्टी के ऊपर उसका क्या असर होता है। पार्टी इस वक्त हरियाणा में मतलब औंधे मुंह गिरकर घिसट कर कोशिश कर रही है कि कुछ सीटें आ जाएं। ऐसी स्थिति में कंगना का बयान आना और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का खामोश रह जाना, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है। मसला ये है कि आज डेवलपमेंट की कोई बात नहीं की जा रही है, उस स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अब वो नहीं बात कर रहे हैं जिससे अयोध्या में सड़कें बनी है। वो बात भी लोग पूछना चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा है ये किस लेवल तक चली गई है। हरियाणा में खट्टर जी ने जो 9 साल में किया और बाद में सैनी साहब आए हैं, इन्होंने 1 साल में क्या किया, 8-9 महीने में इनका क्या कर पाए, ये अलग अलग विषय है। लेकिन उसकी जो नींव रखी गई है, मैं आपको एक चीज मुझे लगता है, ये बार बार लगता है कि ऐसे लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनका जो प्रेशर बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, या फिर उनको इतना दबा दिया जाता है कि वो दब्बू बन के रहे और अपना जुबान ना खोलें और हकीकत बयान करने से या अपने अधिकार पार्टी में रहकर भी अपना डिसेंट जो है वो नहीं आप दे पा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक डिक्टेटरशिप वाला माहौल होता है और जो लोग वहां बैठे होते हैं वो सिर्फ बैठे होते हैं, उनका ध्यान, कान, नाक, आंख वो कोई भी वहां पर नहीं होते। उनके सारे के सारे सोर्सेज जो है, क्योंकि वो इंसान कब ग्रैब करता है चीजों को, जब उसने उसको डिलीवर करने की इजाजत होती है। मुझे कहने की इजाजत ही नहीं होगी तो मैं सुनूंगा ही क्यों कि इसमें क्या ठीक है क्या गलत है। तो कुल मिलाकर हरियाणा में लोग जो सुनना चाह रहे थे, रविंदर जी ने बहुत अच्छा कहा कि वो उन्होंने उस पर खामोशी अख्तियार करी और इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। अरे आप देखिए सर, मणिपुर में आज तक चल रहा है, उसके ऊपर अगर हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं तो यहां तो इलेक्शन है, वो हालत वहां है कि वहां वर्टिकल डिवाइड की तरफ जा रही है। वो स्टेट छोटी सी स्टेट है,
और इसके बावजूद वहां पर आपने इस तरह से वो लड़ा दिए हैं लोग, उनको आपस में इस तरह से उलझा दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। और इस वक्त जितना इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है, मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं हिमाचल में बैठा हूं, हिमाचल की बात सुना रहा हूं कि हालत ये है कि एक मस्जिद का छोटा सा इशू था, उसको इतना फ्लेयर अप कर दिया, आज पूरा हिमाचल चल रहा है। पिछले कल पालमपुर में, उससे पहले कांगड़ा में, फिर आज पिछले कल साथ के साथ ऊना में। इस तरह के ये जो छोटे छोटे स्टेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, हर रोज कोई ना कोई हालात ऐसे बन रहे हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, हमारे यहाँ जितने कारीगर हैं, लकड़ी के लोहे का काम करने वाले या दूसरे कारीगर है जो व्हाइट वॉश करने वाले, लोगों का कंस्ट्रक्शन के काम ये वो सब करने वाले, ये सब इधर से आते हैं, ये इस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आ रहे हैं, और वो सब के सब धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। हालत ये है कि अब पहले वो यहाँ काम कर रहे थे, अब वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और जो विकास है उसके ऊपर भी अंकुश लग रहा है। कहीं ना कहीं हर्डल्स आती रहेंगी, प्राइवेट सेक्टर में आएंगी। दिनेश वहां के हिमाचल की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं कि इनका वो जो डिवाइड एंड जो रूल की कोशिश होती है वो अब विफल है, लेकिन ये सब घातक हो रहा है। जो कुछ वो कर रहे हैं, उनके जो प्रयास अभी चल रहे हैं वो घातक है। हम अगर इसको ही सीमित करते हो एक आध लाइन में, फिर मैं दो एक टिप्पणी तो दोबारा भी लौटूंगा मैं, अगर आप मैं टाइम में खत्म कर रहा हूँ सर। हमारा हम यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब की बात करते रहते थे, हमें वो शायद यूपी में होती होगी। यहाँ हमारा भाईचारा बिल्कुल संयम से था और एक साथ मिलजुल कर चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी अब एक दूसरे के ऊपर भरोसा कम होता जा रहा है। ये एक दुखद है। हिमाचल में मुसलमान की आबादी कितनी है, मुस्लिम आबादी कितनी है हिमाचल में? 0.1% 0.2%। आप सोचिए 0.1% पे ये खेल कर रहे हैं। ये जी बिल्कुल, वो उनकी फितरत है प्रदीप सर, वो तो उनकी फितरत है। वो उनको जो कहाँ कैसे क्या और कितनी लॉन्ग टर्म वो उनकी सोच होती है, वो समझ से परे होती। मैं डॉक्टर सुधांशु जी के पास जाता हूँ, पहले विनय जी के पास जाने के पहले डॉक्टर साहब एक सेकंड, एक बात कह रहा था जो डॉक्टर दिनेश जी ने कहा कि वो हिमाचल से चुन के आती हैं। देखिए जिन लोगों ने उनको चुना है सर, अब हरियाणा के लोग तो यही समझेंगे ना कि कैसे लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर भी बुरा रिफ्लेक्ट होता है। यस यस, जबकि लोग तो अच्छे ही हैं सर, जिन्होंने चुना है वो लोग तो खराब थोड़ी हो सकते हैं, लोग तो बिल्कुल अच्छे लोग हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्शन आपका लीडर कैसा दे रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं इसलिए दिनेश जी के पास इसलिए दिनेश जी के पास गया था कि दिनेश जी बोले, फिर मैं बाकी अपने जो मेरे पैनलिस्ट लोग हैं सभी सारे सम्मानित हैं, और वो एक क्रम होता है जिसमें कई बार पीड़ा भी होती है किसको कैसे कहां तक पहुंचे, लेकिन वो क्रम हो जाता है। मैं डॉक्टर सुधांशु कुमार साहब, जो हमारा शीर्षक भी हुआ क्या है साहब, कि आप इतनी एक के बाद एक आपको जो दचके लग रहे हैं, जो आपके झटके आप खा रहे हैं, उसके बाद भी आप उन चीजों पर समझने या बूझने को तैयार नहीं हो। आप निरंतर, और आपसे जो उम्मीद, जैसे भी हमारे रवीन भाई ने कहा या प्रदीप जी ने भी कहा कि आप वो उनसे सबक नहीं ले रहे हैं, आप वो उसी शैली उसी ढर्रे पर हैं। क्या है पीछे, क्यों है ऐसा कि अब तो ये भी आवाज उठी आज जो कुछ हुआ हरियाणा में, जिस भाषण को मैंने सुना और मैंने वहां से उसके बाद प्रतिक्रियाएं देख रहा था, पा रहा था, पढ़ा जो जितनी चीजों पे कहीं सोशल मीडिया पे, तो सवाल यही हो रहा है कि इनको हुआ क्या है, और बार बार ये हो रहा है कि अब जबरदस्त विचलित हैं शायद। आपकी टिप्पणी? नहीं संजीव जी, ये चाल चरित्र और चेहरा है एक्चुअली ना, तो वो जाएगा कैसे? इसी का तो गाना गा के पूरे भारतीय राजनीति को प्रभावित करते थे लोग कि भैया बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा अलग होता है। तो अब देश की जनता समझ रही है कि ये चाल चरित्र और चेहरा का इनका क्या मायने मतलब है। देखिए, जो कथन कहा गया है मेरे लिए कोई नया चौंकाने वाला नहीं, क्योंकि अभी आप लोकसभा के उसमें चले जाइए, वहां पर क्या कह रहे थे, भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र ये कर लेंगे। और आश्चर्य ये है, अभी जम्मू कश्मीर में इन्होंने जाके कहा कि भैया हम जो है ईद में आपको 2 सिलेंडर देंगे। यही बीजेपी जो कहती थी कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, तो वो जो वही लोग हैं ना जिनको अब आप सिलेंडर देने पहुंच रहे हो। तो बात यह है कि ये सोचते हैं ऐसा कि इनके बोलने से या इनके रूप बदल लेने से जनता नहीं समझेगी, शायद अब ये इस भ्रम में। जिस रास्ते ये आए थे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर,
आज इनको ये शायद अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि और लोग भी अब उसके उतने ही पारंगत हो गए हैं जितने आप कभी पारंगत हुआ करते थे। तो इसलिए हम आप इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं और ये सारी बातें एक एक जगह पहुंच रही है सर। इनको ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, और आजकल तो खास करके अगर आप देखोगे, जो अगर इनका कोई कंटेस्ट होता हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो बहुत आसानी से दिखने लगा है कि विपक्ष ज्यादा मजबूती से सोशल मीडिया पे अपना जो है एक तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, उनकी बातें वहां पहुंच रही है, तो समाज तक चीजें पहुंच रही हैं। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोगों को आदत हो जाती है, ये भाषा इनकी इनकी आदत का हिस्सा है, और ये आज नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भी जब बोलना हो या पब्लिक रैली में मीटिंग्स में बोलना हो, तो जिनके जो तरीके होते हैं और जिस तरह के मतलब स्वभाव और प्रवृत्ति ना छुप नहीं पाती। अब आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति इनसे पूछे ये सवाल, अभी मैं पिछली बार एक जगह और हम लोग चर्चा कर रहे थे, झारखंड में गए और कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ जाएंगे। कोई इनसे पूछे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी क्या झारखंड चीफ मिनिस्टर के रोकने का काम है क्या? झारखंड का चीफ मिनिस्टर तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नहीं रोकेगा ना। बॉर्डर पे जो लोग खड़े हैं, ठीक है, वो हमारी फोर्स है, देश की फोर्स है, देश की रक्षा के लिए खड़ी है, लेकिन अगर कोई उनसे चूक हो रही है तो उसकी जिम्मेवारी तो देश के प्रधानमंत्री को लेनी पड़ेगी। सेम चीज मैं यहाँ कह रहा हूँ। बहुत बड़ा जो जिस दामाद की चर्चा होती है, जीजा जी दामाद जी, लोग कहते थे 2G जीजा जी फलाना जी, तो वो 2G और जीजा जी पे कार्रवाई करने में आपको 10 वर्ष में कभी एक जगह कहीं कोई मौका नहीं मिला। इतने जगह पर आपने ईडी सीबीआई भेजा, लीगल भेजा, इलीगल भेजा, एक बार ईडी सीबीआई उनके यहाँ भी भेज देते जी। इतने करप्ट हैं दामाद जी, तो फिर क्यों नहीं भेज पाए आप? 10 साल में मान लीजिए ये हो सकता था कि भाई हरियाणा में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का है, तो वो शायद आपको कोई पेपर ना दे रहा हो, कुछ चीजें छुपा ले रहा हो, तब तो बात समझ में आती। 10 साल से आपका चीफ मिनिस्टर, 10 साल से आप केंद्र में मंत्री, सारी संस्थाएं जो भी ये जो एजेंसियां हैं उन मॉरली करप्ट की जा चुकी हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है बैठकर कि भाई तोता वाले, उससे जब अरविंद केजरीवाल जी के बेल के समय में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपनी तोता वाली छवि से बाहर निकलिए, तो ये जो तोता है, ये आखिर ऐसा क्या है कि एक भी पेपर उसके पास नहीं था, ये तोता वहां पहुंचकर पूछ लेता दामाद जी से, क्यों नहीं गए पूछने के लिए? तो अब आप सोचिए कि क्या ये क्या समझ रहे हैं कि हरियाणा के लोग या देश की जनता इतनी मूर्ख है कि ये छोटा सा सवाल आप नहीं पूछेगी जब आप दामाद जी का नाम लेकर आओ, और आप कह रहे हो करप्शन था कांग्रेस की सरकार में। मान लेते हैं करप्शन था, तो खाली क्या करप्शन को आप वोट इलेक्शन के एजेंडे में बोलोगे, उस पर कार्रवाई नहीं करो? करो ना भाई। जिन्होंने करप्शन किया उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई कर दी? जो लोग करप्शन में शामिल नहीं है बेचारे, वो हेमंत सोरेन जैसे लोग, उनको तो अभी हाईकोर्ट ने जब बेल दिया तो सारे कमेंट्स आए हाईकोर्ट के कि क्या था, उनको आपने इलेक्शन के दौरान भेज दिया। तो इधर भी थोड़ा कर लेते एक बार, क्योंकि आपके पास कोई ना सबूत है ना प्रमाण है, तो जनता कब तक बिना सबूत और प्रमाण के ऊपर विश्वास करेगी? दूसरी चीज देखिए क्या है, अभी रविंदर जी कह रहे थे, अभी एक नया, जैसे पहले उड़ता पंजाब कहा जाता था, अब लोगों ने उड़ता हरियाणा कहना शुरू कर दिया। और ये उड़ता हरियाणा 10 साल बीजेपी की सरकार में बना है जी। इसके पहले कांग्रेस की सरकार के समय में किसी ने उड़ता हरियाणा का कंसेप्ट लेकर नहीं आया। और एक चीज जो और गौर करने वाली बात है संजीव जी, कि आज के दिन अगर आप सही से देखोगे ना, तो आने वाले दिनों में पूरा भारत उड़ता भारत में कन्वर्ट होने की स्थिति में, क्योंकि ये जो नशा का खेल है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, और मैं आपको बता रहा हूँ बिहार, आप जाकर देखो, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, किस तरीके से नशा वहां जो शराबबंदी की गई है उसके तो अलग खेल चल रहे हैं। वहां पर कितने तरह के शराब माफिया पैदा हो गए हैं, वो सब एक अलग खेल है। लेकिन शराब माफिया के अलावा नशा माफिया वहां बड़े पैमाने पर है। बिहार की बात मैं बता रहा हूँ। और आप जरा इसको फिर जोड़िए कि कौन से एयर जो पोर्ट है जहां से नशा आता जाता है, उसको भी जोड़ लीजिए। कौन लोग हैं जहां पर 23-23 हजार, 22-22 हजार करोड़ के नशा पकड़ाते हैं और उसका किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती इस देश में। आप जरा सोच कर देखिए किसका पोर्ट है वो। और उस पोर्ट के बाद जब ये चीजें पकड़ाने लगी तो आपने वहां से जो है प्राइवेट सिक्योरिटी लगा दी, सरकारी सिक्योरिटी को हटा दिया। जरा इस देश को मंथन करने की जरूरत है कि इसके पीछे ये जो पूरे देश में नशा का व्यापार करने वाले लोग कौन है और किनके साथ अलाइंड है। 22-22 हजार करोड़ का जो सामान पकड़ा रहा है और आप क्या कर रहे हो, 4-5 ऐसे ही कोई मजदूर टाइप लोगों, क्या मजदूरों की इतनी हैसियत है 22-22 हजार करोड़ का वो नशा का व्यापार करेगा? 22 हजार करोड़ पकड़ा रहा है, कभी 10 हजार करोड़ पकड़ा रहा है,
उस पोर्ट के ऊपर, और कार्रवाई के नाम पे नीलबटा सन्नाटा निकल रहा है। वहां पर आपका सीबीआई, वहां पर आपकी ईडी नहीं दिखती जी, वहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट नहीं दिखता, वो कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखती, और उसका खामियाजा उस कस्टम कलेक्टर का तुरंत ट्रांसफर हो गया जो अडानी के पोर्ट पे पकड़ा था 33,000 का। यस। तो अब आप सोचिए सर, ये तो मतलब गहरी चिंता का, चुनाव से आगे की चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि हरियाणा इस बात को समझ रही है, हरियाणा की जनता, कि जो ये लोग, देखिए क्या है ना, इन्होंने 10 साल में जो हम सब, जो यहाँ पर मुझे लगता है ज्यादातर लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति से मतलब कोई हमें परेशानी है उनके कार्य करने के तरीके से, उनकी जुमलेबाजी, उनका जो गलत बयानी, झूठ बोलना, और ऐसे लोगों को प्रमोट करना कि जो देश का कहीं हित नहीं करने में आगे आ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अहित कर रहे हैं, तो वो सब चीजें अब जनता एक्सपोज, उस बीच में एक्सपोज है जनता के बीच में। जी कंटिन्यू करिएगा, एक आपकी टिप्पणी खत्म करेंगे तो मैं विनय जी से बात करूं। देखिए, जो चरित्र रहा है भारत का वो क्या है, ये गांधी की बात करते हैं। गांधी किस चीज की बात करते थे? गांधी जी सत्य की बात करते हैं, गांधी अहिंसा की बात करते हैं। भारत सत्य, अहिंसा, सदाचार, सद्भावना का देश रहा, तभी तो अलग। एक चीज बताइए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर जगह बाइनरी बनाने की कोशिश की है। हिंदू मुसलमान एक बाइनरी है, बड़े फलक पर इस बाइनरी के साथ जाते हैं। राज्यों में अभी जैसे रविंदर सिंह जी हैं, इनके हरियाणा में जाट वर्सेज ऑल, तो ये बाइनरी बनाते हैं हर जगह। महाराष्ट्र में बाइनरी है। और सवाल ये है कि आपका पद क्या है, आप इसकी गरिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। देश का प्रधानमंत्री क्या कहेगा उसको, अभी इनको बड़ी परेशानी हो जाती है कि राहुल गांधी जी जाके विदेश में जी फलाना बोल दिया, ठिकाना बोल दिया। आप जिन जो रैलियों में बोल रहे हैं, क्या उसकी चर्चा नहीं होती होगी विदेशों में कि एक देश का प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? कहाँ गया वो भारत जो सत्य, अहिंसा और सदाचार और सद्भावना पे चलने वाला भारत, वो कहाँ चला गया जी? और जब लीडरशिप, अल्टीमेटली भाई हम प्रधानमंत्री इस देश के लीडर है ना जी, सबसे बड़े लीडर है, तभी तो वो प्रधानमंत्री है। इस देश की जनता ने आपको चुना है, उसका तो ख्याल करिए कि आप कर क्या रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। और आश्चर्य ये है, देखिए मतलब यहाँ पर जो कहते हैं ना कि ये जो चाणक्य, सारे चाणक्य बनते थे, जब तक जीत रहे थे तो सारे चाणक्य ही थे। भारतीय जनता पार्टी में तो सारे चाणक्य ही बैठे थे। इन चाणक्यों को अब ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि ये पुरानी स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी? मतलब ये हमारे लिए भी चौंकाने, जैसे हम लोग थोड़ा मोड़ा जो विश्लेषण करने वाले लोग हैं, हमारे लिए भी चौंकाने वाली बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसको गोदी मीडिया ने इतने आसमान पे बिठा दिया था कि भैया हर स्टेप्स, और विपक्ष के लोग हैरान परेशान रहते थे कि पता नहीं कौन सा स्टेप चलेगा, उनके पास कोई नया स्टेप नहीं दिखता। सारा खजाना खाली हो चुका है। ये जितने जुमले, जितनी इवेंट्स मैनेजमेंट, सारे जुमले और इवेंट्स खाली हो चुके हैं। और पुरानी रवायत जो इन्होंने पिछले 10 साल से चलाई, उसी पे कंटिन्यू चल रहे हैं, चाहे चुनाव हारते रहे और लगातार हारेंगे। क्योंकि जनता चीजों को, आप कितने दिन तक उल्लू बना पाएंगे जी? तो वो हो चुका है सर, अब नहीं चलेगा। और वो दिखेगा, और रिजल्ट में दिखेगा। बिल्कुल निश्चित, आप ठीक बात करें। और वो रविंद्र जी ने भी कहा कि अब कार्बन कॉपी जो है वो जो पुरानी है उसी को रिपीट हो रहा है। मैंने सर जो हम थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में भी बात करें, आपने देखा होगा आज जो 26 सीटों पर और भी वोटिंग हो गई, और 24 पे पहले दौर में 50 पे लगभग हो गया कंप्लीट एक दौर 90 में से। और जितने हथकंडे, जो हम बात जनरलाइज वे में करते हैं, मैं सीट दर सीट की नहीं, लेकिन जो कुछ भी ये हथकंडे चला करते थे, कोशिश होती थी, सारे फेल। यही चीज कश्मीर में निकल कर आती है। वहां भी यही हो रहा है कि वो जो कुछ उन्होंने कोशिशें की वो विफल होता है। वहां भी वो जनता वही बात कर रही कि कहाँ रोजगार, जो दावे थे, जो वादे थे, और आप लंबे वक्त से एलजी के थ्रू आपके पास है सत्ता, तो वहां भी जो है बाजी हाथों से निकलती दिखती है, और आपका जवाब कुछ नहीं है। क्या कहिएगा आप देखिए संजीव जी, जो भाजपा की जो रणनीति रही है, खास करके कम्युनिकेशन से, एकेडमिक से है सुधांशु जी, तो रिसर्च में एक क्वेश्चन को कहा जाता है लीडिंग क्वेश्चंस। तो भाजपा जो नारे देती है और जो सवाल आपसे पूछती है, जो आपकी तरफ उछालते हैं, उसमें आपके पास चॉइस नहीं देती। ऐसे वो खड़े करती है कि अगर आपने हमारे साथ अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आप राष्ट्रद्रोही हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। तो हर समय वो एक ऐसे शत्रु को खड़ा करता है कि उसके भय को दिखा करके आप तमाम सवाल और तमाम चिंताएं आप किनारे रख देते हैं।
और जो उनका यूएसपी था वो धीरे धीरे वो खत्म हो गया। कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है कि आपकी रिलायबिलिटी कितनी है। जब आप एक बार वो चीज खो देते हैं तो कंटेंट का कोई मतलब नहीं होता, आप क्या बोल रहे हैं इससे बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन बोल रहा है। वो जो कौन है वो लगातार गिरा है। और जो राजनीति में जिस ढंग से भाजपा ने जो राजनीति चलाई है उसमें जो एक दम्भी व्यक्तित्व जो उनका सामने आया कि मैं किसी को भी खड़ा कर दूंगा वो नेता हो जाएगा, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो जीत जाएगा। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है और ऐसे लोगों को ला करके जिनकी बिल्कुल कोई समझ नहीं है और पूरा का पूरा मॉडल जो है ना वो अमेरिकन मॉडल का कॉपी आपको दिखता है। आप अगर रोनाल्ड रीगन के बारे में अगर पढ़ेंगे, उनके कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि उनको बिल्कुल डिक्टेट किया जाता था कि आपको 9 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है, आपको इतने से ज्यादा मीडिया वालों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो पब्लिक स्पीकर अच्छे नहीं थे तो उनका इमेज का वो बहुत खतरा होता था। अब जो तमाम कोशिश करके मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट, 56 इंच की छाती और राष्ट्र का पूरा गौरव जो है वो अपने कंधे पर लेकर के चल रहे हैं, वो सारी जो चीजें वो ढह गई है। और जो कहा रविंद्र जी ने कि हम लोग जिस तरह से हरियाणा को जानते थे, जो छवि थी, और वहां से आज ये जो बात जो कबूतरबाजी, मुझे पिछले साल ही मैं जब चंडीगढ़ गया था तो एक एकेडमिशियन ने ये बात कही थी तो मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। बोला कि सर पंजाब तो पीछे है, हम आगे हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो एक ऐसा प्रदेश, और दूसरा बात कि हरियाणा होने का मतलब बड़ा मतलब है, क्योंकि लोग शायद देवीलाल जी की राजनीति का दौर अगर याद होगा तो उन्होंने एक बार कहा था कि दिल्ली जो है हरियाणा से 3 तरफ से घिरी हुई है। तो हरियाणा जो है कई मौके पर भारतीय लोकतंत्र को बल देने में और बचाने में काम करने में आई। तो भाजपा जिस ढंग की राजनीति कर रही है वो राजनीति, उसके सारे हथियार चूक रहे हैं और ऐसे लोगों को गद्दी पर बिठाने का काम कर रही है। ऐसी रणनीति, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उनको स्क्रिप्ट दिया जा रहा है और जिसको बोलते हैं ना हम लोग पेटी कॉन्टेक्ट आपने किसी को दिया है और वो जो है उसको ग्राउंड रियलिटी का कोई अंदाजा नहीं कि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। तो ग्राउंड रियलिटी पे जब आपके पास नहीं होती तो आप ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिसमें आप पहाड़िया जनजाति को भैंस दे देते हैं। आपको पता नहीं होता है कि पहाड़िया जनजाति पशुपालन नहीं करती है, वो भैंस को मार के खा जाएगी। तो वैसी जो है उनको राजनीतिक सलाहकार मिल जाते हैं और ऐसे नुस्खे उनको परोसते हैं जो हरियाणा का तो सत्यानाश करते ही है, देश का सत्यानाश करने में। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि वो जो सलाहकार या विनाशकाली विपरीत बुद्धि भी होता है, जब आप कई बार जो आपको अति जो आत्मविश्वास है वो भी ले डूबता है। मैं पहले जाऊंगा रविंद्र जी के पास, प्रदीप सर आपके पास आने के बाद। रविंद्र जी, जो हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में ये बिल्कुल क्लियर है कि वहां जितने दिग्गज हैं फंसे हुए हैं, चाहे वो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उनका अपनी सीट फंसी हुई है, फिर अगर आप जाइए तो जो दूसरे आपके वित्त साहब की सीट फंसे, बड़ी लंबी फहरिस्त है। और ये जो सब होता है, जो हो रहा है, जिसमें घुसने नहीं दे रहे हैं लोग, और फिर आप जाके वहां उस तरीके से कुछ ना कर पाए, तो मुझे लगता है कि और ये जो हमने कहा था कि कहीं कोड़ में खा दिया जो करेला और नीम चढ़ा, वैसी स्थिति हो गई। एक इस पे टिप्पणी, और दूसरा मैं सभी से टिप्पणी चाहूंगा आपके बाद कि केवल जैसे बिहार में जो कुछ निकल गया है, बिहार में वहां फिर से वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठा ली गई है। और कौन मांग कर रहा है वहां? जो और नीतीश कुमार ही खामोश है, उन्हीं की दल से मांग उठी है, तो उनकी खामोशी बड़ी कुछ चीजें कहती है। तो वहीं से एक तो आप हरियाणा पे कर दीजिएगा इस पे टिप्पणी, फिर बाकी से वो जो क्या बिहार में कुछ पक रहा है जिस तरीके की चीजें, हालांकि वो अकेले गिराने की क्षमता नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी निगाहें तिरछी होना यानी कि दिल्ली में घबराहट तो पैदा हो ही जाती है। टिप्पणी सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। हरियाणा के जो जितने भी बड़े नेता हैं, कुछ को तो खट्टर ने निपटा दिया और कुछ को जनता निपटाने वाली है। अनिल विज की सीट फंसी हुई है, उनसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है कि मुख्यमंत्री की सीट फंसी हुई है और मुख्यमंत्री की सीट बीजेपी जितवा नहीं पा रही है।
उनको जितवाने की जिम्मेदारी दी गई है आईएनएलडी को। अगर आईएनएलडी उस क्षेत्र से ज्यादा वोट ले पाने में कामयाब हुई 15-20 हजार, तभी मुख्यमंत्री जीतेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री वहां से चुनाव हार रहे हैं। और उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के इस वक्त बन गए हैं मनोहर लाल खट्टर। जहां जाते हैं वहां पे एक आध व्यक्ति को नाराज करते हैं और हजारों व्यक्तियों में संदेश देते हैं कि भैया इनसे बच जाओ अगर आपको रहना है तो। कल हिसार जहां पर मैं आज आया हूं, वहां पर आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने अहंकार के साथ एक लड़के से बात की है, और लड़का कांग्रेस बीजेपी का कार्यकर्ता था। अपने कार्यकर्ता के सामने उन्होंने ये नहीं कहा कि बदतमीजी मत करो, ये नहीं कहा कि चुप रहो, उन्होंने कहा कि हिम्मत कैसे हुई। सर, जमहूरियत में हिम्मत करनी पड़ेगी क्या किसी को? ये हिम्मत तो संविधान दे रहा है सवाल पूछने की। इसके लिए हमको कहां से हिम्मत एक्स्ट्रा लेके आने पड़े? कोई कंप्लेंट पी के जाएगा क्या आदमी? ये तो कोई भी सवाल पूछ सकता है, और उसी के लिए तो मंत्री बने हैं, उसी के लिए तो हम लोग चुनते हैं ना सर। और जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो सर, डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेवलपमेंट नंबर 2 पे आएगी। पहला राइट टू स्पीच या अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ही आएगा सर। अगर आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे तो सर वो डेवलपमेंट का, सोने के घर में भी तो कैदी रहेगा ना सर। लेकिन वो ये पार्टी समझ नहीं रही है। वो खट्टर साहब का तो कि तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का भी नहीं छोड़ा, हमारे साथ रह लेते सुखनवर बन गए होते, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। आज अपनी गलतियों की वजह से खुद तो डूब ही रहे हैं, अपनी पार्टी को भी डुबो दिया। और आज हालत ये हो गई कि गांव में घुसने नहीं दे रहा सर उनको कोई। गांव में आप उत्तर हरियाणा से लेकर दक्षिण तक चले जाइए, हर विधानसभा में जो सिटिंग एमएलए हैं उनको लोग पकड़ पकड़ के कह रहे हैं कि भैया एक कीचड़ देखो, इस कीचड़ से हम लोग 10 साल से गुजर रहे हैं, तो आज गाड़ी छोड़ो, यहां से पैदल जाके दिखाओ। इस तरह की स्थिति यहां पर बीजेपी ने बना दी है सर। और इसका जवाब बिल्कुल माकूल जनता देने के लिए तैयार बैठी है, इंतजार कर रही है। और कल से राहुल गांधी की रैलियां शुरू होंगी, उससे माहौल बिल्कुल बदल जाएगा। और इनका जो बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था वो तो 2 बार तो फेल हो गया सर। अब हम लोग पूछेंगे कि भाई कितनी बार लॉन्च करोगे इसको हरियाणा में, वो भी सवाल एक उठ के आएगा कि लॉन्चिंग का भी टाइम है। और जहां तक आपने कही जेडीयू की बात, सर जेडीयू की बात बिल्कुल सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो समझौता हुआ था और उसके लिए सबसे बड़ी शर्त जेडीयू ने बार बार मीडिया के सामने यही बताई थी कि बिहार से जुड़ी तमाम मांगे केंद्र सरकार पूरी करेगी, और विशेष राज्य का दर्जा उसमें सबसे अहम मांग है। लेकिन अभी तक ना वो पूरी हुई है, यही टीडीपी की भी डिमांड थी। और इसके लिए देखिए सत्र आने वाला है, नवंबर के महीने में सत्र आएगा, और उसमें इस बात के लिए और खुलासे होंगे। उस चाहे सरकार गिराने की हैसियत जेडीयू के अकेले ना हो, लेकिन सरकार को अस्थिर करने की तो हैसियत है। अगर उन्होंने विड्रॉ कर दिया समर्थन, तो उसके बाद बीजेपी के पास जो पहले से ही इतनी ज्यादा घिरी हुई है और अभी तो और घिरने वाली है, 1-2 महीने में से भी पहले उनको बनाना है नया अध्यक्ष। और आरएसएस अड़ गया है कि अध्यक्ष तो बनेंगे संजय जोशी। अब संजय जोशी जो व्यक्ति जिनके नाम से भी मोदी जी को दिक्कत है, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो सर वो झोला भी उठाने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप सर, आप बहुत निकट से जानते हैं आप नीतीश कुमार जी को। मैंने कहा अभी कि उनमें हैसियत नहीं है सरकार को गिरा सके, लेकिन जो दिल्ली में घबराहट तो पैदा कर ही देते हैं। आप तो बहुत नजदीक मित्रवत आपके संबंध उनसे रहे हैं, मुझे पता है, हम लोग बात करते रहे। क्या ये जो सब चल रहा है, कुछ क्या पक क्या रहा है, क्या इसको कैसे देखा जाए? कुछ ना कुछ तो चीजें, क्यों वो एक जब आपको मिल चुका था आपने उसको पुनः निकल गया, और आपकी चुप्पी खामोशी और जो पलटी है जिस तरीके से मारते हैं करते हैं। तो मैं सभी से इसी में टिप्पणी चाहूंगा, हमारे चारों जो पैनलिस्ट बचे हुए हैं, आपसे छोटी छोटी टिप्पणी है, मैं जाके बेनजीर जी पे खत्म करूंगा प्लीज। जहां तक मेरी जानकारी संजीव जी, अभी 1 साल इस गवर्नमेंट को नहीं होगा, लेकिन इस गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश शुरू हो गई है जी सर। ये भी जो नीतीश कुमार उठाया है मसला, ये दबाव बनाने के लिए है और बिहार की जनता को संतुष्ट करने के लिए। बिहार की जनता पूछ रही है ना भाई, लोगों के दिमाग में कि आप गए, आपको मंत्रालय क्या मिला, आपको मिला क्या जो आप इससे पलट के चले गए? तो वो नीतीश कुमार दोनों से बैलेंस करने की कोशिश। लेकिन पैकेज तो प्रदीप सर, पैकेज तो दे चुका है केंद्र, पैकेज तो दिया है उसके पास कहने के लिए। नहीं वही, लेकिन पैकेज की बात नहीं, पैकेज तो पहले भी मिल चुका था इनको, जब झारखंड बटा था तो जितनी डिमांड थी वो नहीं मिला था, लेकिन पैकेज तो मिलता रहा। लेकिन विशेष दर्जा देने की बात जो थी, पैकेज तो अभी नायडू ले जाएगा, नायडू इतना पैकेज ले जाएगा कि इनका आधा भी नहीं मिलेगा। इनको तो संतरा दिखा के खटुआ पकड़ाया गया, वो पहले कुछ चीजों को जोड़ जाड़ के तक कर दिया। नायडू तो जब तक पूरा ले नहीं लेगा तब तक मुझे लगता है नायडू अभी 1 साल सरकार गिराएगा नहीं, इनसे पूरा ले लेगा।
सरकार गिरेगी 2 साल के, मतलब 2 साल के अंदर जो है ये सरकार नहीं रहेगी। देखिए इनका जादू सब खत्म होगा। आपको याद कीजिए, मुझे याद है कि एक बीजेपी के मंत्री ने मुझे बताया था सेंट्रल हॉल में कि एक एमपी, सीनियर एमपी यूपी के गए कि सर ये हो जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन में जीत। तो अमित शाह, वही जो अभी कोई बता रहा था कि चाणक्य बने थे और इनका भाषण, मुझे याद है कई कांग्रेस दफ्तर में कई पत्रकार कहते थे कि स्पीच जो देता है मोदी, राहुल गांधी उसके सामने कहीं नहीं टिकता। तो वो इस तरह की बातें होती थी। शायद रविंद्र भी थे उस समय हमारे साथ। तो कुल मिला के तब उन्होंने, अमित शाह ने डाटा उसको, तुम क्या समझते हो, तुम जीतते हो वहां पे, तुम्हारे लिए गधे को खड़ा कर दे तो भी जीत जाएगा। क्या वो बहुत बदतमीजी से बोलते हैं, मोदी बहुत बुरा मोदी बोलते हैं। ये वर्ड था, उन्होंने मुझे बताया, मैं सर ने, मोदी के नाम से तुम जीतते हो, तुम नहीं जीतते हो। तो वो सारी चीजें जो है, सबके अंदर पंच तो है ही, अभी सब दबा है। अब आप देखिए इधर बीच में आ गया था गडकरी को लेके हमला, गडकरी पर शुरू हो गया था, मीडिया ने गडकरी पर हमला करना शुरू कर दिया था। साफ है गडकरी की बेचैनी है। ये जो कह रहे, मुझे रविंद्र जी नहीं लगता संजय जोशी का बनने का मतलब है, तब तो मतलब सब खत्म। ये वही संजय जोशी है जिन्हें बहुत बेइज्जत करके मोदी जी ने और अमित शाह ने निकाला था, लखनऊ में चलने नहीं दी थी इनकी। तो मुझे अगर संजय जोशी मिल गया तो आप समझिए इनके ऊपर जो कैप लग जाता है ना, जो ठप्पा लग जाता है, वो लग गया। हालांकि मुझे कम उम्मीद है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप इस तरह के बयान देखिए, अभी किसी ने कहा कि झारखंड में उन्होंने ये कहा था कि रोहिंग्या बांग्लादेश, झारखंड का बॉर्डर कहाँ बांग्लादेश से और म्यांमार से लग रहा है भाई। एक वही तरफ दिनेश वेस्ट जी ने, बंगाल दिनेश है, जी। एक तरफ बिहार है, एक तरफ जो उड़ीसा से आ सकता है, उड़ीसा उन्हीं का राज्य है। मैं उड़ीसा ही से होके आएंगे ना, या वेस्ट बंगाल से होके आएंगे। तो अजब अजब बयान, अजब अजब वो, इसलिए ये जो है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टा चक्र शुरू हो गया। अभी किसी का बयान आया था ना, मुझे याद नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया, सुधांशु जी, सोशल मीडिया को ये ताकत 5 साल पहले पहचान चुके हैं और सोशल मीडिया के पीछे 5 साल से लगे हुए हैं। अभी एक एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट को जो ले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। ये सब सोशल मीडिया को उसके लिए है। और आपको याद होगा 4-5 साल से चल रहा है, कई कानून बनने की बात कर रहा है। तो सोशल मीडिया को 14 तो मिलाया तो इनको, लेकिन 5 साल बाद इनको लग गया कि ये ही से जो है दिखाएगा, और सोशल मीडिया खा रहा है। सोशल मीडिया खत्म है। सोशल मीडिया नहीं रहता तो लोगों को बातें नहीं पता चलती, मतलब। अच्छा, और आप देखेंगे संजीव जी, मैक्सिमम कंटेंट में सोशल मीडिया के मोदी को गाली देते, मतलब मैं कोई भी यूट्यूब निकाल के देखता हूँ। नहीं सर, ये देखिए, इसको ऐसा मत करिए। मैं माफी चाहता हूँ, मैं दिनेश जी के पास जाऊं उसके पहले इतना बोल देता हूँ कि गाली देना वो तो हम नीति और जो वो है उसकी बात करते हैं। गोदी मीडिया की अपनी मजबूरी है, गोदी मीडिया को उस हिसाब से दिखाना है हर चीज को, जैसे क्या जो आधा मजबूरी ग्लास क्या है, भरा आधा ग्लास मजबूरी खाली, क्या वो है शैली है, उनकी अपनी मजबूरी है। और हम तो जो कह रहे हैं हमारे सामने है। और ये भी कहा गया कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा भी बात करेंगे, सभी ने कहा ये बात। दिनेश जी, आपकी टिप्पणी चाहूंगा, छोटी सी जो मैंने बिहार के संदर्भ में थी वही मैं सुधांशु जी और फिर वो विनय जी पे खत्म करूंगा। मेरे टाइम की थोड़ी कमी है तो छोटी छोटी टिप्पणी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, आप अनम्यूट नहीं है, एक मिनट अनम्यूट करता हूं, मैं करता हूं। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया। ये जो मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि ये जो बगावत के स्वर उठने लगे हैं ना वहां बिहार में, ये नीतीश जी एक अकेले नहीं है जिनका सांस घुट रहा है अब इस माहौल में। ये चंद्रबाबू नायडू ले लेंगे, जो मिलेगा लेंगे, लेकिन अपने रंग ये भी दिखाएंगे। क्योंकि वहां आपको जितना मर्जी स्वादिष्ट व्यंजन मिलता रहे, लेकिन जब वो बात जो कही रविंद्र जी ने, जब आप बोलने की इजाजत नहीं होगी तो फिर तकलीफ तो होगी ना। तो वो तकलीफ इस वक्त सिर्फ वो एक जगह नहीं है, पूरे माहौल में। ये 2 साल की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आगे वाले 2 साल नहीं, बहुत कम समय में ऐसा कुछ होने वाला है जो देश की दशा दिशा सब कुछ बदलेगा। और इसका असर जो है वो देश पर होगा। और मोदी जी जो है वो लंबी पारी शायद इस तरह से नहीं, मनमानी वाली पारी नहीं खेल पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, सही आपने कहा। मैं सुधांशु सर आपसे चाहूंगा टिप्पणी, क्योंकि जो बात कही गई है
ये नजर आता है कि मतलब अब ये 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे और उसके बाद आने वाले जो 2 राज्य हैं, तो बहुत कुछ चीजें, पानी जो है जब बहेगा तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी, और मैं खासकर नीतीश कुमार जी का जो रूप और रंग है, जो वो करते रहे हैं, और उनके लेकर भरोसा कोई करता नहीं। नहीं, देखिए एक चीज क्या है, जो अभी अब चर्चा हो रही थी, चाहिए 54,000 करोड़ जो इस बजट में दिया। पहली चीज तो वो रिपैकेजिंग है, सबको पता है। वो जो जिस हाईवे की चर्चा हो रही है, एक्सप्रेस वे की, ऑलरेडी अनाउंस था वो। जी जिस थर्मल की चर्चा हो रही है वो भी पहले से चला आ रहा था। इन्होंने जी। रिपैकेजिंग करके और अपने गोदी मीडिया से उसको प्रोपेगेट करवाया। दूसरी चीज क्या है, प्रधानमंत्री जी 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री यही नरेंद्र मोदी जाकर कहते हैं कि एक इतना दूं कि उतना दूं, याद होगा आप लोग को जो बिल्कुल है वो बिल्कुल। बयान। और उसमें उन्होंने 1.25 करोड़ की चर्चा कहा। की थी। तो 1.25 में तो अभी आपने जो है 54,000 करोड़ दिया है, वो भी रिपैकेजिंग है। तो जनता, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वो सवाल पूछेगी। ये नीतीश जी को भी पता है। दूसरा संजीव जी, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, 2021 से जनगणना रुका हुआ है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये एक बड़ा संकट है कि अगर केंद्र सरकार बिना जाति जनगणना कराए जनगणना की तरफ बढ़ती है तो नीतीश जी क्या उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप ली है कि भाई बिहार में मुख्यमंत्री रहते मैंने जाति जनगणना कराई, दूसरा जाति जनगणना कराकर रिजर्वेशन का जो है 50% से बढ़ाकर 65% ले गए। वहां का जो विपक्ष है जिसकी अगुवाई तेजस्वी जी कर रहे हैं, वो इन सारे सवालों के लिए वो घर नहीं बैठा हुआ व्यक्ति, एक उसकी जो वो मेहनत कर रहे हैं और जगह जगह जाकर उन बातों को उठा रहे हैं कि वो नीतीश जी जरा उत्तर तो दीजिए कि भाई जाति जनगणना कब होगी, इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में कब डलवाएंगे। और जो आपने इतना सारा 2015 से लेकर अब 2024 तक लगभग 9 साल 10 साल से नीतीश जी ने क्या नहीं किया कि भाई हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। तो अब विशेष राज्य का दर्जा क्या, आप या तो बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे थे, तो वो सारे सवाल वहां पूछे जा रहे हैं। नीतीश जी के लिए अनकंफर्टेबल सवाल है। तो आप लोग, जैसे मुझे जो लग रहा है, या तो ये सरकार इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा चुप्पी साधेगी, कोई मान मनोबल का तरीका होगा, लेकिन बहुत अधिक दिन तक ये चल पाएगा ये मुझे लग रहा है। देखिए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद बहुत कुछ स्थितियां बदलनी है। महाराष्ट्र में भी अगर बदलाव हो गया, हरियाणा जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट आ रही है कि बदलाव होने वाले हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल होगा कि कोई भी इनके साथ रह जाए। और ये जो रविंद्र भाई ने कहा, वो संजय जोशी अगर बन गए, सबको पता है संजय जोशी और नरेंद्र मोदी जी का क्या रिलेशन है। जो नरेंद्र मोदी आज नरेंद्र मोदी हैं भी तो संजय जोशी की वजह से हैं। और इन्होंने नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसी संजय जोशी के साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया है, वो पूरी दुनिया, मतलब भारत के हर एक जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो इन पर नजर रखता है, वो जानता है। तो बहुत मुझे लगता है इनके लिए कठिन दिन आने वाले। बिल्कुल कठिन दिन। अंतिम टिप्पणी मेरे सर आपकी। देखिए, जब मजबूरी का सौदा होता है ना, राजनीति मजबूरियों की वजह से होती है, तो वो स्थायी नहीं होता। आदमी मौके की तलाश में होता है कब वो दांव चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी है कि उनको नया कैपिटल बनाना है, तो केंद्र का सहयोग चाहिए। नीतीश जी की अपनी मजबूरी है कि वो कितना सौदे तो बाद में भी बिना सर, सौदे तो वैसे भी हो सकते हैं अगर ये आपको प्रॉपर आपके पक्ष में रहा, और वो भी ऐसे ही हैं। उनके साथ भी हमने देखा है कि वो भी बहुत किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं, जहां मतलब लाभ मिले या जहां ऐसा लगे कि ये दम है तो वहां हम है टाइप की स्थिति उनकी भी होती है। ऐसा नहीं, तो बहुत खुला हुआ एक वो है, आकाश खुला हुआ है। आपको उड़ान भरना है तो उड़ने के लिए आपके पास सब कुछ है। और एक मैं करेक्शन करना चाहूंगा, प्रदीप जी ने कहा था कि झारखंड की सीमा जो बांग्लादेश से नहीं लगती है। दरअसल जो साहबगंज और संथाल परगना का इलाका है वो बांग्लादेश से काफी नजदीक है, और वहां से गंगा नदी वो जो जाती है, तो वहीं पर ज्यादा मसला है। पर ये मसला जो है बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए एक्सप्लॉइट करना चाहती है, और वो भूल जाती है कि जब आसाम आंदोलन चल रहा था तो संथालों के साथ इस तरह का व्यवहार। तो ये जो मौका परिस्थिति की राजनीति है कि जो लोग याद रख रहे हैं, सोशल मीडिया के जमाने में ये बहुत हुआ है कि चीजों जो है आप जितना बुलाने की कोशिश करते हैं लोग उठा करके ले आते हैं। तो भाजपा के लिए जो वो है कि वो थ्रेश होल्ड वो आ रहा है, बाद वो फ्लाइट मोड में जाएगी विपक्ष, वो उसके जितना रोक सकते हैं वो। ये 4 राज्यों
इलेक्शन जो है बहुत क्रूशियल। विनय सर, ठीक विनय सर, वो मुझे थोड़ी आवाज भी आपकी शायद कुछ नेटवर्क समस्या कर रहा है, लेकिन एक अच्छी और बेहतर चर्चा के लिए विनय सर आपका, सुधांशु जी आपका, और जुड़े हुए थे हमसे प्रदीप जी, रविंद्र जी और जो जुड़े हुए लोग थे उन सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की चर्चा, और इस चर्चा में आपने सुना जो राय थी निकल कर यही आती है कि जो स्थितियां हैं वो अब अनुकूल होने जैसी स्थिति नहीं बनती है, प्रतिकूलता जो है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ेगी। और दो राज्यों के चुनाव के नतीजे जैसी की रिपोर्ट्स आनी यदि वैसे होते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला वक्त मोदी जी और उनके कुनबे के लिए बहुत भारी पड़ने होने वाला है। इस चर्चा में इतना ही। हमारा अनुरोध होगा कि जो ये चर्चा है ये आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे इस वीडियो के कमेंट कीजिएगा, और अनुरोध ये भी होगा कि आपको चर्चा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन यदि नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।